मेन टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है सबका अलग अलग अपना अपना महत्व है, लेकिन जो बैकबोन है जीएसटी का, जीएसटी जिसके ऊपर चलता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो भी इंक्वायरीज आएगी डिपार्टमेंट की, जो भी डिमांड आएगा, वो आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से क्लेम करना चाहिए? जो लाइबिलिटी आप कलेक्ट कर रहे हो, इनवॉइस बन रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी कलेक्ट होगी। अगर उसके इनवॉइस के अगेंस्ट कुछ गुड्स वापस जाते हैं, क्रेडिट नोट बनता है। तो लाइबिलिटी कितनी है ये समझने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कितना टैक्स भरने को आ रहा है ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो लाइबिलिटी है, जो हमने टैक्स कलेक्ट किया रिसिपिएंट से, वैसे हम भी किसी के रिसिपिएंट है, हम भी किसी के रिसिपिएंट है। हमने किसी से गुड्स या सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई लिया है, तो इनवर्ट सप्लाई में जितना टैक्स दिया, नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, इनवर्ट सप्लाई में हमने जितना टैक्स लिया उतना टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया, और जो आउटवर्ड सप्लाई में हमने कलेक्ट किया उससे इनवर्ट सप्लाई में जो टैक्स दे दिया है उसको उतने जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हमारे लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। बाकी जो अमाउंट अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट अगर कम है, आउटवर्ड सप्लाई के में जो टैक्स कलेक्ट किया उससे कम है, तो टैक्स कैश में पे करना पड़ेगा। ऐसा लोग समझते हैं, इतना इजी नहीं होता, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट इजी नहीं होता। अब इसमें देखो कितने सेक्शन में बताता हूँ मैं। जो नॉर्मल समझते वो ये है कि प्रोडक्ट ए लिया, इसके ऊपर 100 रुपीज़ का टैक्स दे चुके। प्रोडक्ट बी लिया, इसके ऊपर 120 का टैक्स पेड हुआ है। तीसरा प्रोडक्ट सी है, उसमें टैक्स पेड ऑन परचेज ₹80 है, तो टोटल कुल मिला के 300 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ये नॉर्मली किसी भी समझ में आ सकता है। और समझो आउटपुट सप्लाई किया, उसमें टैक्स ऑन आउटपुट 450 का कलेक्ट कर दिया, तो 450 में से आप 300 लेस करके 450 लेस पेड ऑन इनपुट रुपीज 300, 100 प्लस 120 प्लस 80 मिला के लायबिलिटी बन जाएगी 150। अब ये जो ए प्रोडक्ट है, ये अगर ए प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने एक लीज दी हुई है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, उसमें कुछ सप्लाईज है। अगर ये इनवर्ट सप्लाई में अगर प्रोडक्ट ए सेक्शन 17(5) के लिस्ट में है, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ऐसा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कहा है। तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपका लायबिलिटी 150 नहीं प्लस 100 मिला के 250 होगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये 17 सबसेक्शन 5 है, इसमें इसके लिस्ट में अपना प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शंस में, रूल्स में हम सीखेंगे, हम समझेंगे। लेकिन नॉर्मली देखो, अभी जैसा एक प्रोसेस है, जब हम 3B फाइल करते हैं तब हम क्या क्या देखते हैं। आपके बुक्स में स्टेप 1 आप ये फॉलो करोगे। स्टेप 1 में ये देखोगे कि एज पर बुक्स आपने परचेज रिकॉर्ड किया, इनवर्ट सप्लाईज रिकॉर्ड किया। तो इस इनवर्ट सप्लाई में एक बार इनवॉइस रिकॉर्ड हो गया तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है ये रिकॉर्ड हो गया, उसका CGST, SGST, IGST रिकॉर्ड हो गया। ITC एज पर बुक्स आपके पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मैचिंग ऑफ ITC इन बुक्स विद ITC एज पर GSTR 2A और 2B। अब 2A और 2B में क्या डिफरेंस है ये आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा तब ये देखना होगा कि आपके बुक में समझो ITC है 10,000 का, ITC है 10,000 का, लेकिन जब आप 11 को GSTR 1 फाइल करोगे, आपका सप्लायर भी GSTR 1 फाइल करेगा।
तो जैसे ही सब लोग GSTR 1 फाइल करते हैं, जिसके नाम पे इनवॉइस सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई किया है उसने, उस रिसिपिएंट के अकाउंट में उसको पता चलता है, उसके अकाउंट में उसका मंथली स्टेटमेंट होता है 2A या 2B, उसमें उसको मेरे सप्लायर ने मेरे नाम पे मंथली कितने इनवॉइस अपलोड किए ये वो देख सकता है। जितने इनवॉइस उसने अपलोड किए, समझो 10,000 का ITC है, तो 9,000 के अमाउंट के जितने इनवॉइस होते हैं जिसका इनपुट, इसका जो टैक्स उसने पे किया है वो 9,000 तक ही उसमें इनवॉइस आते हैं। तो 10,000 का उसने टैक्स गवर्नमेंट को तो दे दिया, सप्लायर को अमाउंट दे दिया टैक्स का, लेकिन सप्लायर ने दिखाया नहीं, तो उसका एलिजिबल ITC जो है वो 9,000 ही हो जाएगा। चेक एलिजिबल क्रेडिट, तो एलिजिबल क्रेडिट में एक जो मैचिंग हो रहा है वो आता है, और जो मैचिंग में आ भी रहा है, मैचिंग हो भी रहा है, लेकिन वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो आपके लिए वो एलिजिबल क्रेडिट होगा। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको इनएलिजिबल क्रेडिट जो मैच नहीं हुआ, वो क्रेडिट बाजू में रखो, वो आज नहीं तो कल मिलेगा। जब सप्लायर उसको अगले महीने दिखाएगा, या उसने दिखा दिया है लेकिन आपके नाम पे नहीं डाला, किसी और के नाम पे गलती से चला गया है वो, तो अमेंडमेंट करके अगले महीने में वो आपके नाम पे डाल देगा, करेक्शन कर देगा, तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। तो ब्लॉक क्रेडिट कभी नहीं मिलता है इसका ITC, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। तो फाइनलाइज करना पड़ता है एलिजिबल क्रेडिट कितना है, और उसमें जो इनवॉइस दिखा रहे उसमें इग्नोर करो इनएलिजिबल क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट। इनएलिजिबल क्रेडिट समझो आपने कोई परचेज किया, बिजनेस के पर्पज से परचेज किया, लेकिन बाद में उसको यूज कर दिया अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसका क्रेडिट भी अलाउड नहीं होता, तो वो भी इनएलिजिबल क्रेडिट में आता है। तो इसके डिटेल में आगे सेक्शन है, रूल है, उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जब थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या ओवरव्यू है। स्टेप 3 में आप चेक करोगे, अवेल ITC इन GSTR 3B, एंटर ITC इन GSTR 3B विच इज एलिजिबल ITC एज पर 2B। एज पर 2B जितना एलिजिबल, समझो मेरा 10,000 था, तो 10,000 में 9,000 तो एलिजिबल है, अभी 1,000 का अभी तो अलाउड नहीं होगा। अब एक वर्ड है प्रोविजनल ITC। प्रोविजनल ITC का मतलब क्या होता है? मतलब ये फाइनल नहीं है, जब फाइनल हो जाएगा तो हाँ, मतलब वो फाइनल करने का अभी टाइम नहीं है, या अभी सिचुएशन नहीं है। समझो आपको 10,000 रुपीज देना है, तो 10,000 रुपीज देना ये लिख के रखता हूँ, लेकिन अभी देने के लिए मेरे पास 10,000 नहीं है, या फिर देने का अपना टाइम नहीं आया। आपको 1 तारीख को मैं दूंगा, 1 तारीख को देने का अपना एग्रीमेंट है, लेकिन आपको देना है तो 30 को मैं प्रोविजन कर दूंगा, जो पैसा देना है ना उसका इनके लिए रखो इतना इतना, तो प्रोविजन कर दिया। तो जैसे ही 1,000 का ITC आगे आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी कितना आया 9,000 आ गया, तो 9,000 अगर आ गया है तो उसमें 5% एडिशनली आप प्रोविजनल ITC ले सकते हो। जब GST एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई को, तो उसमें 3 तरह के रिटर्न थे। 3 तरह के रिटर्न थे। अब 3 तरह के रिटर्न में क्या करना पड़ता था, या मतलब क्या करने का प्लान था, देखो जरा। एवरी मंथ 11 तक जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके लिए GSTR 1 फाइल किया जाएगा। अब GSTR 1 फाइल होगा अगर उसका रजिस्टर पर्सन के साथ कोई
सप्लाई हुआ है तो उसका इनवॉइस नंबर डाला जाएगा, उसके नाम पे जो अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट और जो रेट जीएसटी का है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो उसमें फर्निश हो जाएगा, वो इनवॉइस फर्निश हो जाएगा वेबसाइट पे, पोर्टल पे। जैसे ही पोर्टल पे आउटवर्ड सप्लाई 11 को सब लोग कर देंगे 11 तक, तो 12 से 15 तक, 12 to 15 4 दिन फिर आगे कोई GSR 1 नहीं करेगा। अब GSR 1 नहीं करेगा, 11 तक ही GSR 1 कर सकते हो, अब नहीं कर सकते। अब 12 से 15 ये जो डेट है इसमें GSTR 2A में जो सप्लायर ने इनवॉइस फर्निश किए वो रिसिपिएंट को दिखाई देंगे। अब एक सप्लायर है, उसके पास से आपने जो सप्लाई लिया उसका अमाउंट उसने गलती से 9,000 दिखा दिया, अमाउंट कुछ गलत चला गया, तो अब उसका बोलोगे अरे 9,000 नहीं था 10,000 था। अपने इनवॉइस तो 10,000 का बना दिया, मुझे दे दिया, लेकिन आपने अपलोड करते वक्त 9,000 डाल दिया। या समझो एक 10,000 का इनवॉइस है, वो उसने डाला ही नहीं। कम्युनिकेशन तो करोगे ना आप, इनवॉइस क्यों नहीं दिखाया? अब इनवॉइस उसने नहीं दिखाया तो वो अगले महीने अमेंडमेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं था ये प्लान में, पहले वाले प्लान में। इसमें फिर हाँ ठीक है, अभी मैं मानता हूँ मेरी गलती, तो उसका करेक्शन वो नहीं करेगा, आप करोगे। वो इनवॉइस भूल गया है कि उसने किसी और के नाम पे डाल दिया है, जो भी गलती उससे हुई है उसका करेक्शन अब आप रिसिपिएंट करोगे, आप इनवॉइस नंबर डाल दोगे। अब आपका इनवॉइस समझो दूसरे के नाम पे चला गया, तो दूसरे के नाम पे चला गया तो उसको बोलेगा मैंने इनवॉइस आपके नाम पे डाला है, तो उसको आप एक्सेप्ट मत करना, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि वो आपका इनवॉइस नहीं है। उसको रिजेक्ट करने को बोलेगा और आपको डालने को बोलेगा। अब दूसरा आदमी उसको सिर्फ रिजेक्ट ही कर सकता है, उसका नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में कुछ नहीं, सप्लायर के हाथ में कुछ नहीं है। अभी रिसिपिएंट ही अपना जो टाइम है 12 to 15 उसमें वही एक्शन लेंगे, सप्लायर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो रिसिपिएंट 12 to 15 में उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करे, करेक्ट करे और रिजेक्ट करे, ये 3 एक्शन रिसिपिएंट के हाथ में है। दूसरा वाला आदमी रिजेक्ट करेगा, आपका इनवॉइस है, आप उसको करेक्ट करोगे या उसको ऐड करोगे। जैसे ही आप ऐड करोगे उसका जो GSTR 1 है उसके बाजू में GSTR 1A जनरेट हो जाएगा, 1A में। तो समझो उसका जो सप्लाई हो रहा था उसमें जो उसने डिटेल डाला था वो चेंज हो जाएगा, और 1A में जो है वही उसका फाइनल GSTR 1 बन जाएगा। आपने करेक्ट करने के बाद उसके 1A में आएगा और उसको भी उसको अप्रूव करना पड़ेगा। उसने अप्रूव कर दिया, हाँ ठीक है मेरी गलती हुई थी, मैं अप्रूव करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर उसका वो GSTR 1 होगा। उसकी लायबिलिटी उसने 1000 से कम से जो दिखाई थी GSTR 1 में, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है लायबिलिटी बढ़े, उसमें कुछ बदलाव हो, उसमें कुछ कम हो, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि 1A उसका फाइनल डेटा है। 1A में जो डेटा वो एक्सेप्ट कर रहा है वही उसका फाइनल GSTR 1 होगा। तो GSTR 1 तो उसने डाल दिया 11 को, लेकिन फाइनल हो जाएगा 15 तक। तो 16 को क्या करेंगे, तो ये जो भी इनवर्ट सप्लाई है वो इनवर्ट सप्लाई एक्सेप्ट एडिशन वगैरह सब हो जाएगा। इनवर्ट सप्लाई को आप करेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अभी हम 20 तारीख को GSTR, जैसे ये 2A आ गया, वो 2A में जो एडिशन हुआ जो भी हुआ उससे उसका GSTR 2 बन जाता है फाइनली। इसमें समझो 3,50,000 का टैक्स कलेक्ट किया, और जैसे ये 2A में आ गया उसमें कुछ एक्सेप्ट हुआ, कुछ नहीं था, उसको एडिशनली डाला, उसके बाद में GSTR 2 में 2 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनल हो गया। तो अब बचा कितना है 1,50,000। अब इसमें
आगे कुछ होने की गुंजाइश है क्या? अभी कुछ नहीं। जो जितने आपके इनवॉइस थे, अपने सप्लायर से कांटेक्ट किया, उसने बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और डाल दिया। अब समझो आपके पास इनवॉइस है, आपने मटेरियल भी लिया है और वो मानने को ही तैयार नहीं कि ये मेरा इनवॉइस है, मेरा इतना इनपुट स्पीड आप ले सकते हो, ये वो मानने को तैयार नहीं, तो फिर डिस्प्यूटेड मैटर हो गया। ऐसा कोई मैटर हो गया जो आप डाल रहे हो इनवॉइस लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर उसका डिपार्टमेंट दोनों को बुलाएगा, क्या क्या क्यों क्यों आप ये झगड़ा कर रहे हो? आपने गुड्स दिया, इनके पास इनवॉइस है, ये बोल रहे गुड्स रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट भी हुआ है, सब कुछ है इनके पास। ऐसे ही मैटर डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, बाकी तो क्लियर है ना मैटर। तो अभी 3,50,000 आपका आउटवर्ड सप्लाई है, 2 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बचा कितना? 1,50,000। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना अमाउंट बनता है उसका पेएबल आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के बाद में ये पे कर दो कैश में, रिटर्न खत्म। ये सिस्टम था, लेकिन ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिस्टम रेडी नहीं था और जो रिटर्न फाइल करने वाले लोग थे, कॉम्प्लायंस बिजनेस करने वाले लोग थे, वो भी रेडी नहीं थे ये सब करने के लिए। 11 तक डेट टू डेट काम करने वाले कितने लोग हैं? प्रॉपरली उसी डेट में डेटा अपलोड करने वाले। मार्केट से डेटा मिलना चाहिए, वो मिलने के बाद में फीड होना चाहिए, चेक होना चाहिए और फिर उसको अपलोड होना चाहिए। इसमें टाइम लगता है। वो 10 दिन में इतना हो जाएगा ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, वो नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस। कारण उसके बहुत है, नहीं हो पाया। अगर डेटा अपलोड ही नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप जो है वो भी नहीं होगी। अब समझो आपका एक सप्लायर है, उससे आपने एक 30-40 इनवॉइस का सप्लाई ले लिया और उसने आप रिटर्न फाइल नहीं किया। वो बोल रहा है कि अभी मैंने दिया है डेटा, अब वो करने वाले करेंगे तब आएगा, मैं क्या करूँ, मेरा तो इतना ही काम है, आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो क्या वो 30-40 इनवॉइस GSTR 2A आपके पास आ जाएगा तो आप खुद अपलोड करोगे? और अगर अपना काम कोई और करता है तो हम तो फिर आलसी हो जाते हैं, करने तो कर देगा ना, क्या बाद में एक्सेप्ट कर देंगे, कर दो, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम भी नहीं बना और लोगों ने डेटा भी नहीं दिया, कुछ हुआ नहीं, तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए, टाइम बिंग, GSTR ये जो 3 था उसके लिए GSTR 3B को टाइम बिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी के लिए आप 3B रखो, जुलाई अगस्त के लिए, तब तक पोर्टल डेवलप हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर से GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 करेंगे। अभी तो 3B कर दो। 3B में जो आपका ITC आता है उसको हम प्रोविजनल बेसिस पे अलाउड कर देंगे, ना कोई टेस्टिंग हो रहा है, ना कोई चेकिंग हो रहा है, ना कोई अप्रूवल ले रहे हैं, कुछ नहीं। आपके पास इनवॉइस है ना, आपने गुड्स लिया है ना, आप उसको 3B में भर दो। तो 3B में क्या करना था, जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है उसका अमाउंट कितना है, सपोज आपका अमाउंट 10 लाख है, वो 10 लाख अमाउंट डाल दोगे आप। आपने इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कितना किया, समझो आपका 18% का अगर आउटवर्ड सप्लाई पे रेट रखता हो तो आपने 1,80,000 CGST कितना आएगा, 90,000, GST 90,000 ये आ जाएगा। उसके अगेंस्ट आपका ITC कितना है वो दिखा दो। समझो आपने बोला CGST 50,000 है, GST 50,000 है, तो 3B में इतना ही 5 वैल्यू ही भरना पड़ता था। ये 5 वैल्यू भर दो, पेबल कितना है 40,000, उसका चलन बना दो, चलन पे अमाउंट आ गया आपका ये महीने का रिटर्न हो गया। एकदम GST एकदम इजी हो गया, GST एकदम इजी हो गया, कुछ करने का नहीं, बस इतना कर दो। और GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई लिया है वो अपलोड कर दो। वो अपलोड किया 11 को, ये 20 को कर दो। अब 15 वाली जो बात थी, 12 से 15 वाली, उसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। अभी तक वो सस्पेंड ही है, अभी उसको निकाला नहीं है, GSTR 2 को निकाला नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बनी कि उसको आगे एप्लीकेबल कर सकते हैं। कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे, ये 3 रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जो काम वैट में सालाना काम किसी का 20,000 में होता हो,
तो उसको बोला गया कि आपका अभी आगे से काम 60,000 में होगा। गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई है। जो कमाने वाले हैं वो तो कोविड में भी कमा रहे हैं, लूट रहे पब्लिक को। तो ये तो जीएसटी तो उनके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी बन गई। चलो 3 गुना कॉस्ट ले लो, और अगर सब लोग ही ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट। काम बढ़ रहा है, आप हमको 3 रिटर्न दे रहे हो, इतना इतना काम करवा रहे हो, वैलिड रीजन था रेट बढ़ाने का, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसके ऊपर कोई रोक लगाए, ऐसा कोई सिचुएशन बना ही नहीं कि काम आगे चला ही नहीं, कि पोर्टल बन गया है, आपके पास रेडी सॉफ्टवेयर भी आपको मिल गया मार्केट में, काम भी इजी हो रहा है, पहले से कम एफर्ट्स लग रहे हैं। गवर्नमेंट किस आधार पे बोलेगी, पहले आप जो 20,000 ले रहे हो उससे आप जीएसटी कम में है। गवर्नमेंट ये दावा कर रही थी कि आपका 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी होगा आपके घर में, कोई व्यापारी का, तो उस व्यापारी को वो 7th स्टैंडर्ड बच्चे से भी रिटर्न भरवा सकता है, इतना ईजी हम करेंगे, ये दावा गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन उल्टा हो गया, जो सिस्टम उन्होंने बताया उससे रिटर्न का कॉम्प्लायंस स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और पहले जो लोग थे जिनका 3, 4, 5 स्टेट में बिजनेस था, उनका एक ही रिटर्न भरना पड़ता था उनको। जो कोई जो सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका एक ही रिटर्न था, एक्साइज है, फैक्ट्री वाइज रिटर्न था। अब उनका जितने जगह पे बिजनेस है उतने जगह पे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, जितने स्टेट में बिजनेस है उनको उतने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। पहले समझो 12 रिटर्न थे, अब तो रिटर्न 36 और प्लस 1 एनुअल रिटर्न 37 हो गए। तो रिटर्न अगर इतने बढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, बहुत महंगा हो गया रिटर्न। तो गवर्नमेंट किस आधार पे अब लेके आएगी, उनका जो प्रोग्रामिंग है जीएसटी पोर्टल का वो भी नहीं हो पाया, और लोग उसके लिए उस तरीके को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, आज भी नहीं है, उतने यूज नहीं है लोग कंप्यूटर सिस्टम से, तो नहीं हो पाएगा। अब टाइम टू टाइम रिटर्न जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके इनवॉइस रेडी है, पहुंचा दिए गए। यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया गया था कि सब लोग कंप्यूटर में पूरा फीड कर देंगे, उनके पास रेडी सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बिलिंग जैसे ही कर देंगे जीएसटी का 3B जीएसटी का 1 जो भी है वो दिखाई देगा, और जैसे ही वो वहाँ पे एक क्लिक में पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। आइडिया ये थी, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनी जिनको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बनाया था ASP, वो ASP ये काम करेंगे, और ASP वैसे सॉफ्टवेयर लोगों तक जो बिजनेसेस है, बिजनेस हाउसेस है, व्यापारी है छोटे मोटे, उन तक पहुंचाएंगे। और ज़्यादा लोग अगर परचेस करने में रहेंगे तो कंपनी कम कॉस्ट में वो प्रोवाइड कर देगी, ASP जो है वो कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर देगा, और सारा मार्केट कंप्यूटर हो जाएगा। लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाना, लोगों तक पहुंचाना, और उसका ट्रेनिंग जो है ना बहुत महंगा होता है, ट्रेनिंग बहुत महंगा होता है। सॉफ्टवेयर तो खरीदेगा कोई भी 10,000 में, 5,000 में, लेकिन उसका ट्रेनिंग 5,000 में नहीं होता ना। ये सारी चीज़ों को समझाना कि इनपुट टेस्ट रेट क्या है, किस तरीके से लेगा, किस तरीके से आपको अपलोड करना है, ये 2, 3, 4, 5 बार बताने के बाद में वो आदमी समझ में आता है। तो कोई 5,000 में ट्रेनिंग तो देगा नहीं, और एक छोटा व्यापारी है उसके पास एक ही आदमी होगा। अब कोई कॉर्पोरेट है उसमें 10 आदमी है, तो कंपनी क्या बोलेगी, 10 डिपार्टमेंट है हमारा 10 लोगों का, इनको सिखा दो। या हमारे ब्रांचेस है, सबको साथ में बुला दे, सबको सिखा दो। या हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे आप ऑनलाइन सिखा सकते हो, 10 लोगों को सिखा दो ऑनलाइन। लेकिन छोटे व्यापारी कैसे सीखेंगे, ना वो ऑफलाइन सीख सकते हैं ना ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो ट्रेनिंग महंगा है, तो ट्रेनिंग हो पाएगा तो सिस्टम चल पाएगा। लोग इतने यूज टू नहीं है कि कॉलेज से ही सब कुछ सीख के आया, ऐसा नहीं है। जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे बच्चे अभी कंप्यूटर सीख रहे स्कूल से ही, कॉलेज से ही, लेकिन जो लोग अभी काम कर रहे थे अकाउंटेंट, वो तो नहीं सीखे हुए ना। तो इस जनरेशन को सिखाना, जो लोग अभी मार्केट में काम कर रहे हैं उनको सिखाना, और इतना यूज टू कंप्यूटर पे होना, या अगर जब तक नहीं होता तब तक ये पूरा सिस्टम जो भी है वो कंप्यूटर बेस ही है, सब IT बेस ही है। तो तभी चलेगा जब सॉफ्टवेयर में ऐसा काम हुआ हो, डेटा रेडी मिलेगा। डेटा रेडी दे दो, चाहे रिटर्न करने वाला कोई और हो, उसको डेटा फीड नहीं करना पड़ना चाहिए। अगर वो डेटा फीड कर रहा है तो 10 तक काम नहीं होगा। क्लियर,
ये 1 to 10 तक डेटा मिल जाएगा रेडी, 11 को अपलोड हो जाएगा। ये कब होगा कि लोगों के पास डेटा जब बिलिंग कर रहे हैं तभी डेटा उसमें स्टोर हो गया। अब आगे कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो डेटा भेजने का काम जो है वो 1 से 5 में चलेगा और फिर 6 से 10 सिर्फ डेटा अपलोड किया जाएगा बस। किसी के पास अगर समझो जो कॉम्प्लायंस बिजनेस कर रहा है उसके पास 50 कस्टमर है, तो 50 कस्टमर का डेटा आने के लिए उसको 5-6 दिन चाहिए। वो 5-6 दिन में आ जाएगा, उनको कॉल करो, भेजने के लिए बोलो, आ जाएगा ईमेल से डेटा और फिर उसको अपलोड कर देगा 4-5 दिन में। तो सफिशिएंट टाइम है, 9 दिन 10 दिन सफिशिएंट टाइम है, 11 को हो जाएगा। फिर करेक्शन के लिए कितना टाइम लगता है? और 4-5 दिन। लेकिन जो करेक्शन करना था उसमें भी ये आपका इनवॉइस है कि नहीं, आपका कौन सा नहीं, वो आपको ही मालूम है, वो तो कॉम्प्लायंसेस करने वालों को मालूम नहीं। फिर वो काम कौन करेगा? फिर वो बोलेगा ये देखो आपका है कि नहीं। मतलब आपको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आप अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को कुछ भी मालूम नहीं, पूरा काम कॉम्प्लायंसेस बिजनेस करने वाले वो करेंगे, पॉसिबल नहीं था ये भी। तो ये सिस्टम फेल होने का ये भी रीज़न था। अब मैं आता हूँ वापस से। तो प्रोविजनल आईटीसी, अभी आपका आईटीसी बनता है कि नहीं बनता है ये गवर्नमेंट फाइनल नहीं कर पाई, उसका निर्णय नहीं ले पाई। मतलब ये अभी क्या होता था, सामने सामने चेकिंग हो गया तो बाद में जो आईटीसी आपने क्लेम किया उसमें ब्लॉक क्रेडिट वाला तो क्लेम नहीं किया, गवर्नमेंट को यही देखना पड़ता था। अगर वो सामने सामने रेक्टिफाई हो गया, सामने सामने मैचिंग हो गया और कोई इनएलिजिबल क्रेडिट मतलब जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया हो वो दिखा दिया उसमें इनपुटर्स क्रेडिट मिलने के लिए, तो गवर्नमेंट को उतना ही ढूंढना था कि ऐसा कोई आईटीसी कोई ले रहा है क्या जो पर्सनल काम के लिए ले रहा है लेकिन बिजनेस के नाम पे खरीद रहा है, दिखा रहा है। और 17(5) में लिस्ट है, उसमें से तो कोई इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि सप्लायर तो इनवॉइस वो अपलोड कर देगा, वो दिखा देगा, वो आ जाएगा 2A में और आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। लेकिन वो ब्लॉक वाला है आइटम तो उसको क्लेम नहीं करना चाहिए। तो अभी पूरा प्रोविजनल कर दिया पहले, बाद में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अगर आपका पहले 2A नहीं दिखता था, जब गवर्नमेंट 2A दिखाने लगी कि अभी तो ये चलने वाला नहीं है GSTR 2 का, तो 2A तो एटलीस्ट अपलोड कर दो, तो 2A दिखाना चालू हो गया, 2A में दिखने लगा। फिर गवर्नमेंट ने रूल बनाया 2A में जितना आता है ना उसमें से समझो मेरा 1 लाख का आईटीसी बनता है इनवॉइस के हिसाब से, तो उसमें अगर 90,000 का जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया अकॉर्डिंगली मेरा 90,000 का आईटीसी दिख रहा है, 10,000 का नहीं दिख रहा है, तो आप एडिशनली 20% क्लेम कर सकते हो, 20% क्लेम कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने अलाउड किया पहले फेज में 20% में मेरा 80% 90% तो अपलोड होता ही था, जो 10% 5% बचता था। कोई ऐसा छोटा मोटा व्यापारी था जो टाइम पे इनवॉइस नहीं बेचता था, रिटर्न नहीं करता था, वैसे मेरे पास कम थे, तो मेरे लिए 20% का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट को जो उसमें से कुछ रिजल्ट लाना था वो उतना आया नहीं। रिजल्ट क्या था, लोग टाइमली फाइल करें, आपको करने को नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, सप्लायर को, आपको चुभन होगी तो आप सप्लायर को चुभोगे, अरे इनवॉइस डाल टाइम पे, मेरा पैसा जा रहा है इधर, मैं तेरे को भी टैक्स दे रहा हूँ और गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे क्लेम नहीं दे रही है। 10% से कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में इसको गवर्नमेंट ने अगले साल 10% कर दिया, 10% से भी कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ रिजल्ट मिला नहीं, तो अब गवर्नमेंट ने इसको ये साल से 5% कर दिया। अब डिसीजन हुआ है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि अभी इनको जितना मैच हो रहा है उतना ही बोलेंगे, अब 5% का भी नहीं देंगे, क्योंकि 5% का हिसाब रखना क्या हो रहा है, थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो लोगों का हिसाब गलत हो रहा है और कुछ लोग वैसे ही नहीं दे रहे 5%, भेजनी चाहिए हमको, बाकी तो हाँ जितना मैच है ना उतने दे दो, बस छोड़ दो। हमको समझ में आ गया जितना आपके पास पैसा पहुंचा है वो नहीं पहुंचा उसके लिए हमारा ही सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है,
तो हम 5% की दया नहीं लेंगे आपसे, बिक नहीं लेंगे, नहीं चाहिए, बस दे दो। तो वैसे कुछ लोग ले रहे हैं, मतलब मार्केट में ये चीज़ अभी एक्सेप्ट हो जाएगी कि अगर आप बोलोगे 100% मैच है उतने मिलेगा, तो लोग अभी कुछ उसके लिए कोई विरोध नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट को पता चला, वो 20% भी क्यों दिया, पहले तो पूरा 100% दे रहे थे, फिर पहले गवर्नमेंट ने देखा थोड़ा 20% को रिस्ट्रिक्ट कर रहे, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या, चलो एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर 20 का 10 किया, अगले साल 5 किया, चल रहे धीरे धीरे। अभी गवर्नमेंट एक भी बोलती थी जितना मैच है उतना ही, तो लोग तो विरोध करते थे। कल तक तो आप दे रहे थे ना, वो गलत था, लेकिन जिस तरीके से ये शुरू हुआ तब गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि अभी प्रोविजनल बेसिस पे ले लो, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे कुछ, सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगा, सिस्टम डेवलप हो गया तो लोगों को समझने में टाइम लगा। अब लोगों को पूरा 2A में दिखता है, ये ऑलमोस्ट मार्केट को मालूम है, अब फिर उनको दिख रहा है तो फिर उनको शुरू किया 20% रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 80% के ऊपर 20% तक एडिशनली प्रोविजनल आईडी से ले सकते हो। फिर जितना आपका इनपुट टैक्स रेट दिखता है उसके ऊपर 10% एडिशनली ले सकते हो, आप 5% एडिशनली क्लेम कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं, जितना मैच हो रहा है उतना ले लो। तो जैसे जैसे टाइम गया लोगों में अवेयरनेस आया, यार ये रूल क्यों है, आपके सप्लायर बेईमानी कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट, फिर भी गवर्नमेंट देखो आपको 20% दे रही, गवर्नमेंट ने ये मैसेज दिया। अब हम भी तो मांग रहे हैं कि ठीक है अपना सप्लायर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, इसके लिए अपने को गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को देश चला रहा है, पैसा चाहिए उनको भी, डेवलपमेंट चाहिए, पर्पस तो बराबर है, या जो प्रोविजन कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था वैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, आईटी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ गवर्नमेंट का, एएसपी भी डेवलप नहीं हुए और लोग भी डेवलप नहीं हुए। रिस्पॉन्सिबल कोई एक पर्सन नहीं है, प्लान तो अच्छा था, जो ड्रीम देखा था, सपना देखा था वो भी अच्छा था, लेकिन वो सबको मिला के इम्प्लीमेंट करना था। लोगों ने इतनी अहमियत नहीं दी इसको कि हम लोग ट्रेनिंग ले ले, स्टाफ को ट्रेनिंग दे, सबके लिए पॉसिबल नहीं था, छोटे व्यापारियों को उसके ऊपर खर्चा करना पॉसिबल भी नहीं था, और मार्केट में कोई सिखाता नहीं है, तो ट्रेन लोग भी नहीं थे, सीखे हुए लोग भी नहीं थे। लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए 20% का 10%, 10 का 5, और आगे अभी जितना मैच हो रहा है उतना ही आईटी से मिलेगा, ऐसा चलेगा। और अभी ये स्टेप होगी 1 2 3, अब स्टेप 4 है। स्टेप 4 में क्या करोगे, स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप ले चुके, 2B में आया भी होगा, ओके, आपने देखा होगा, आपने लिया होगा, लेकिन उसमें कुछ गलत क्लेम हो गया, जैसे कि मैंने बोला इलिजिबल क्रेडिट है वो लिया, या ब्लॉक क्रेडिट जो था उसको भी उसमें क्लेम कर चुके। बाद में अगर आपको गलती समझ में आ जाती है तो उसको सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए रिवर्सल का प्रोविजन रहता है, रिवर्सल का प्रोविजन उसी में 3B में एक पार्ट रहता है जहाँ पे आप जो पहले आपने आईटीसी क्लेम किया था या अभी जो आपका जितना आईटीसी बन रहा है वो दिखा रहे हो, उसमें पूरा आईटीसी क्लेम नहीं है, तो नीचे आप बोलते हो कि उसमें से इतना मेरा ब्लॉक क्रेडिट वाला है, कम कर दो, फाइनली मेरा आईटीसी जो है वो ये अमाउंट है वो नीचे दिखा देगा। तो रिवर्सल ऑफ एक्सेस अवेल्ड आईटीसी, देखो अवेल्ड एक चीज़ है, यूटिलाइजेशन दूसरी है। आपने यूटिलाइज कर दिया तो यूज़ कर दिया, एक्सेस मतलब आपने उसको बोल रहे हो कि ये मेरा आईटीसी है, ये इतना अवेल्ड दिखा रहे हो, लेकिन नीचे बोल रहे हो कि ये मैं यूटिलाइज नहीं करूँगा, रिवर्स। तो कुछ कुछ चीज़ में अवेल का उसी महीने का है तो इतना अवेल हो सकता है, लेकिन एज पर सेक्शन 17(5) ये ब्लॉक है तो उसको माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, फिर जो आ जाएगा वो अवेल्ड और यूटिलाइज में इतना करना चाहता हूँ, ये फाइनल लिस्ट बन के आएगी। इफ आईटीसी अवेल्ड इन 3B डू नॉट मैच विथ 2B2A, एक्सेस आईटीसी शैल बी एडेड टू लायबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और गलत जो आईटीसी मैंने क्लेम किया था पिछले पीरियड में, हो सकता है पिछले महीने में हो, 6 महीने पहले हो, तो उस महीने तक जब क्लेम किया, जब अमाउंट पे करना था तो आईटीसी गलत क्लेम किया या लायबिलिटी गलत दिखाई थी तो उतना अमाउंट कम भरा ना, तो आज भर रहे तो उतने दिन का इंटरेस्ट पेबल होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट।
वो रिवर्स होगा। स्टेप 5 में फाइनल आपका आईटीसी कितना बनता है वो आ जाएगा। स्टेप 5 में जो फाइनल आईटीसी बनता है वो आ जाएगा, मैचिंग ऑफ आईटीसी प्लस प्रोविजनल 5%। रिवर्सल हर महीना होगा ही जरूरी नहीं, लेकिन जब आप गलती करते हो तो करेक्शन के लिए आपको ये स्टेप दिया है, तो ये ऑप्शनल है, समझो आप बराबर कर रहे हो तो ये नहीं आएगा। तो फाइनल आईटीसी मैचिंग ऑफ आईटीसी प्लस प्रोविजनल 5% आईटीसी होगा। इफ आईटीसी अवेल्ड इन 3B मैचेस विद आईटीसी एज पर 2A और 2B, देन प्रोविजनल आईटीसी बिकम्स फाइनल आईटीसी। ये रिटर्न्स है। अब GSTR1 मंथली भरा जाता है। कुछ लोग मंथली GSTR1 भरते हैं, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है कि वो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। टर्न ओवर लिमिट अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आप रिटर्न क्वार्टरली आउट कर सकते हो। अब उसको क्वार्टरली चाहिए, लेकिन जो उसके बायर है, रिसिपिएंट है, कस्टमर है, उनका रिटर्न तो मंथली है, उनको तो मंथली पेमेंट करना है। तो अगर वो GSTR1 नहीं करेगा तो 2B में 2A में आएगा नहीं। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ऑप्शनली हम उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक सिस्टम दे रहे, उसमें वो इनवॉइस दिखा दे। B2C का नहीं दिखाएगा, B2B का दिखाएगा, तो जो रजिस्टर रिसिपिएंट है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वो दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, फोर्स नहीं कर रहे, कंपल्सरी नहीं है। नहीं दिखाया तो भी गवर्नमेंट को चलेगा, रिसिपिएंट को चाहिए तो वो रिसिपिएंट उसको दिखाने को बोलेंगे, वो दिखा सकता है। हमने सिस्टम डेवलप कर दिया है, हमारा काम यहाँ तक ही है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि IFF जो इनका रिटर्न क्वार्टर लिए वो IFF में इनवॉइस दिखा दे, जो लाइबिलिटी है उसकी, उसका पेमेंट तो उसको 25 तारीख तक करना पड़ेगा मंथली। नहीं करेगा, 3 महीने बाद करेगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो उसको लगेगा कि जो रिटर्न फाइलिंग चार्जेस में दूंगा उससे अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट कम लगेगा 3 महीने बाद, तो वो वैसे कर सकता है। छोटा अगर बिजनेसमैन है तो रिटर्न वो क्वार्टरली करेगा, पेमेंट भी क्वार्टरली करेगा, इंटरेस्ट भरेगा, इंटरेस्ट पेएबल होगा उसके लिए। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बाय वे ऑफ GSTR1 और IFF इनवॉइस वाइज, ये होना चाहिए। अब GSTR2A है, अब 2A और 2B में क्या डिफरेंस है ये मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी हम इस लेवल पे आ गए कि हम समझे कि 2A में दिखेगा या 2B में दिखाएगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो 2A और 2B का डिफरेंस क्या है? अब 2A जो था वो जब गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया, तो जिस महीने का आप रिटर्न कर रहे हो उस महीने के 2A में कौन से आपका जो रिसिपिएंट होगा उसको पता चलेगा कि आपके अपने कौन से सप्लायर ने इनवॉइस फर्निश किया है, तो उसको वहां पे दिखाया जाएगा। अब समझो एक इनवॉइस गलत डाल दिया है, रह गया, और 2 महीने बाद में उसको फर्निश किया गया। अप्रैल का इनवॉइस था, बात चली, मई में कुछ हुआ नहीं, जून में हुआ। तो जून में जब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो क्या उसको जून के 2A में दिखेगा? नहीं, उसको तो अप्रैल के ही 2A में दिखेगा। Based on GSTR1 furnished by every supplier, recipient can generate a statement of inward supplies in GSTR2A, auto populated from GSTR1 या IFF। लेकिन ये जिस महीने का इनवॉइस था, जिस महीने का डेट डाल के उसको फर्निश करेंगे, उसी महीने के स्टेटमेंट में वो दिखाई देगा। तो अब 2A मेरा ये महीने का दिख रहा है, उसमें से पिछला महीने का कुछ इनवॉइस था वो भी आ गया, तो मुझे उसको भी कंसिडर करके उसको उसकी उतनी अमाउंट ऐड करके मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है ना। तो 2A प्लस जो पहले वाले 2A थे, जितने इनवॉइस उसमें ऐड होके आ गए, या डेबिट नोट ऐड होके आ गई, तो मुझे देखना पड़ेगा, या कोई क्रेडिट नोट बन के आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला ये सब आप मत करो, हम आपको और एक रिपोर्ट देंगे, स्टेटमेंट देंगे कि आपके प्रीवियस पीरियड में कुछ चेंजेस हुए क्या, वो 2B में दिखा देंगे। 2B में इस महीने के इनवॉइस इतने हैं, पिछले महीने के इनवॉइस इतने हैं, इस महीने के क्रेडिट नोट इतने हैं, और पहले वाले पीरियड के क्रेडिट नोट, पूरा लिस्टिंग आपको 2B में मिलेगा। आप चिंता मत करो, अपना IT स्ट्रक्चर है, पूरा डेवलप होकर मिल जाएगा, 2B में रेडी मिलेगा।
लेकिन कोई गलत इनवॉइस डाल दिया, टू बी में आ जाएगा। आपका इनवॉइस नहीं था, टू बी में आ जाएगा, टू ए में भी आ जाएगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि ये इनवॉइस मेरे ये पार्टी का नहीं है, ये रिसिपिएंट का नहीं है, अगले महीने जिसका था वो तो बोलेगा ना मेरा इनवॉइस क्यों नहीं दिख रहा है, तो अगले महीने उसको अमेंडमेंट करेगा, तो आपके 2A से चला जाएगा, लेकिन 2B में वैसे ही रहेगा। कि 2B का काम इतना ही है कि इस महीने के 2A में और पिछले महीने के 2A में कुछ चेंजेस हुए, उसके हिसाब से आपका कितना ITC बन रहा है इसका एक स्टेटमेंट देगा। वो स्टेटमेंट स्टैटिक होगा। स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो वर्ड है। क्या फर्क है इसमें? हम बोलते हैं ये जो मूवी का हीरो होता है उसको डायनेमिक पर्सनैलिटी है, मतलब वो हीरो फाइटिंग भी करेगा, वो रोमांस भी करेगा, वो इमोशन भी होगा, वो सैक्रिफाइस भी करेगा, भाई भाई का प्यार है, प्रॉपर्टी का सैक्रिफाइस कर देगा। देखते ना, हमने देखा था ना राम रतन धन पायो में, जो डुप्लीकेट वाला दूसरा था वो सब दे देता है, रिश्ते चाहिए मुझे, तो वो डायनेमिक पर्सनैलिटी है। लेकिन जो मेन जो हीरो था वो एकदम अच्छा रिजिड था, वो क्या था, स्टैटिक था, उसकी एक फिक्स पर्सनैलिटी है, कुछ भी होगा तो वैसे ही बिहेव करेगा, फिक्स है, उसका बिहेवियर फिक्स है। लेकिन डायनेमिक जैसी सिचुएशन बदलेगी वैसा वो चेंज होगा। हाँ, वो डायनेमिक। तो 2B क्या है, स्टैटिक है, जो उसमें दिख रहा है वो दिखा दिया, अब दिखा दिया तो कुछ चेंज हुआ तो उसमें चेंज नहीं होगा, आगे भी वैसे ही दिखता रहेगा। जो जैसा चेंज हुआ था उसने वो दिखाने का काम किया, बदल होगा तो पिछले महीने में चेंज नहीं करेगा ना वो। लेकिन 2A जैसे अमेंडमेंट होता है 2A चेंज होता है। तो 2B लोगों की सुविधा के लिए, और 2A जो है वो फैक्ट दिखाता है। फैक्ट क्या है, जब उसने डाला था तब आया था, अब उसको मालूम पड़ा गलती है, चेंज कर दिया, तो आज फैक्ट क्या है वो दिखाएगा। 2B का वो काम नहीं है। 2B जो 2A में उस टाइम पे दिख रहा था वो उसने दिखा दिया, 2B ने, उसका उतना ही काम है। अब आगे चेंज होगा तो 2B चेंज नहीं होगा। तो 2B स्टैटिक है और 2A डायनामिक है। ये मंथली प्रॉपरली करना चाहिए। अगर मंथली प्रॉपरली नहीं किया, रिवर्सल नहीं किया, कुछ गलत ले लिया, तो आपको और एक चांस मिल जाता है GSTR 9 एनुअल रिटर्न में, जिसका ईयर खत्म होने के बाद में 31 दिसंबर उसका ड्यू डेट रहता है। फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन वेयर रिकंसिलिएशन शुड बी मेड between the ITC availed in terms of GSTR 3B with ITC as per 2A 2B, which is usually termed as matching of ITC and unmatched ITC should be reversed। अब इसमें कुछ आपकी लाइबिलिटी थी वो आपने गलत दिखा दी, आपका ITC था वो गलत दिखा दिया, आपने रिवर्सल किया ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया। अब जब एनुअल रिटर्न भरने का टाइम आ जाता है तब आप फिर एक बार रिकंसाइल करोगे, चेक करोगे सब कुछ, तो उसमें कुछ रिवर्स करने जैसा है, लगता है, तो रिवर्स करने से आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। उतनी लाइबिलिटी आप भर दो तो आगे कोई डिमांड आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी जिस टाइम की थी उस टाइम की भर रहे हो, 31 मार्च ड्यू डेट है उसके आसपास की डेट पे, तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और यहाँ GSTR 9 में जो आपने भर दिया था वो उसमें भर के दिखा देता है। अगर कुछ करेक्शन नहीं है तो जैसा उसने दिखा दिया, आपका 12 महीने का लाइबिलिटी इतना है, उसमें क्या चेंज करना है, कुछ नहीं, भरने का भी नहीं रहता है। वो जो अमाउंट आपने ऑलरेडी फर्निश किया होगा उसका टोटल निकाल के वो डाल के देगा। लेकिन इसका मार्केट में चार्जेस 10,000, 15,000, 20,000 हो जाता है, क्योंकि रिसिपिएंट को जिसका बिजनेस है उसको मालूम नहीं ना, वो भर के मिलता है। अगर मैंने मंथली ईमानदारी से काम किया हो फिर भी मुझे पैसा कम मिला हो तो मैं GSTR 9 में वो रिकवरी कर लेता हूँ। लेकिन मैंने कुछ मेहनत नहीं की और अभी कुछ मेहनत करना भी नहीं है और फिर भी चार्ज लगा रहे तो वो बेईमानी है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई चार्ज ले रहे तो मंथली उसने टाइम देके पूरा इनवॉइस में कौन सा एलिजिबल है, कौन सा इनएलिजिबल है, कौन सा इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, अगर वो पूरा
ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, उसको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ रहा है रिसिपिएंट से, और फिर एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर वो चार्ज नहीं लगा सकता क्योंकि मंथली इतना चार्जेस, ऐसा फिर उसको पूछा जाएगा। तो फिर वो चार्जेस जो वो मेहनत कर रहा है उसका चार्जेस को GSTR 9 में वो रिकवर कर सकता है। लेकिन उसने ईमानदारी से काम किया हो तो उसको GSTR 9 में कुछ करने को ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूछा ये इनवॉइस है आपका, तो ये बिजनेस है, फिर आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, आपने ये कहाँ यूज किया, तो आप बोलते हो ये पर्सनल काम के लिए यूज किया, तो एलिजिबल नहीं है, मत लो इसको। या फिर लोगे तो आपकी जिम्मेदारी, आगे कुछ गवर्नमेंट ने पूछा तो, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो आपने बिजनेस कौन सा है वो वहां पे डिक्लेयर किया है, आपके 5 प्रोडक्ट कौन से है, सर्विस कौन से आपने डिक्लेयर किया है। आपने सप्लाई लिया, कोई आपके पास कोई समझो गेस्ट आते हैं, उनके लिए आप कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं, टी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप महीने का कुछ सप्लाई लेते हो, वो तो फूड और बेवरेजेस का इनपुट फीड नहीं मिलता। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं ये ले लो, वो होटल के लिए उसका, जब होटल को क्रेडिट अलाउड था तब वो अलाउड था, अब होटल को भी क्रेडिट अलाउड नहीं है। होटल वाले सिर्फ 5% का GST गवर्नमेंट को पे करते, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो किसी को मिलता ही नहीं फूड और बेवरेजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप किसे ले सकते हो। अब फिर भी आप बोल दो ले लो, देखा जाएगा आगे गवर्नमेंट भी बोले हम भरेंगे, तो वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसने देखा अरे सिर्फ इनवॉइस आ गया मतलब क्रेडिट नहीं है, ये कौन सा माल लिया, कहाँ से लिया, ये शॉप कौन सा है, ये तो ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर से इन्होंने क्या परचेज किया, नहीं ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये एलिजिबल नहीं है। तो उसने मंथली ईमानदारी से काम किया तो पूरा अमाउंट उसका जो एलिजिबल है वही दिखाएगा एनुअल रिटर्न में, और वहां पे उसको करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और उसमें GSTR 9 में क्या भरना पड़ता है कि ऐसा कोई इनवॉइस था जो 2A में तो आ गया था, 2B में भी दिख रहा था, लेकिन आपके पास वो इनवॉइस नहीं था, तो आपने पता किया कि क्या ये गुड्स हमने लिए हुए है, क्या साइट पे मटेरियल आया है, क्या आपको पता चला आ गया है, उसका इनवॉइस दे दो। तो इनवॉइस लेने में आपको मार्च का इनवॉइस था या फरवरी का इनवॉइस था, तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं हो पाया, तो अगले साल में वो सितंबर तक आप उसका इनवॉइस का वो ITC का क्लेम ले सकते हो। तो GSTR 9 में ये कॉलम होता है कि कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इस ईयर में लिया है, ऐसे कितना अमाउंट है वो भरना पड़ता है, वो हिसाब रखना पड़ता है, वो थोड़ी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। लेकिन वो भी उसने जब मिल गया उसको, ये पिछले साल का है, तो उसने लिख के रखा होगा, वर्किंग लिख रखा होगा कि इतना ITC है, जो इनवॉइस पिछले साल का था वो इस साल हमने क्या किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, उसको अवेल किया, उसको यूटिलाइज किया। और पिछला कोई साल में ऐसा कोई इनवॉइस था जिसका ITC आपने इस साल क्लेम किया, उसका अमाउंट बताओ। जैसे पिछले साल का इनवॉइस था, उसका ITC इस साल लिया, ये एक बात है। पिछले साल का कितना ऐसा अमाउंट है जिसका आपने ITC इस साल क्लेम किया है, अगले साल में पूछा जाएगा। वैसे इस साल में ऐसा कुछ इनवॉइस है क्या जिसका आपने ITC लिया नहीं था, इस साल में अगले साल में चला गया। थोड़ा ये ITC का मैचिंग में जो भी सवाल आते हैं वही सवाल उसमें आ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से किया हो और जिस महीने का इनवॉइस है वो उसी महीने को अगर उसका क्रेडिट लिया हो तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। GSTR 9 पूरा भर के आ जाता है, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करके फाइल करना होता है। लेकिन जिन्होंने जब स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो टॉपिक चल रहा था ध्यान नहीं था उनका, और फाइनल एग्जाम आ गई तो फिर स्टडी करने को लग गए, तो उनका कैसा प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी कैसी वाट लग जाती है, वो किसी टेंशन में आ जाते हैं। वैसे GSTR 9 जैसे आ गया वो टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बराबर से की नहीं, मंथली मालूम है ना कि सब कुछ आने वाला है। 12 महीने का जो हमने पढ़ा, पहले टेस्ट में क्या आता है, जो 3 महीने का ही आता है, अगले यूनिट टेस्ट में लिमिटेड होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में पूरे साल का पढ़ना पड़ता है। वैसे एनुअल रिटर्न ये उसके लिए फाइनल एग्जाम है, तो उसको मालूम है फाइनल एग्जाम का सिलेबस क्या है, फाइनल एग्जाम में क्या पूछना चाहिए, उसको पूरा फॉर्मेट मालूम है, तो उसने मंथली पूरा ये काम करके लेना चाहिए। हम जो ITC ले रहे हैं वो इसी मंथ का है, ये साल में कोई पिछले साल का ITC लिया क्या हमने,
इस साल का कोई आईटीसी है, वो हमने इस साल नहीं लिया, अगले साल में चला गया वो, ऐसा कितना आईटीसी है, ये रिकॉर्ड तो उसके पास होना चाहिए। 31 दिसंबर को मुझे पता चलेगा ना, ये सब कुछ अगर मैंने मंथली रिकॉर्ड किया तो सब रेडी होगा मेरे पास। सिर्फ भरने के लिए आधा एक घंटा लगेगा, 2 घंटे में मेरा पूरा वेरीफाई करके फाइनल हो जाता है, 2-3 घंटे में। अब उतना चेकिंग करने का अगर वो 10,000 चार्ज कर रहा है, उतना मेहनत किया है, तो 3 घंटे में हो जाएगा मैक्सिमम, तो ठीक है। फिर वो 10,000 का हकदार है, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन कुछ काम ही नहीं मंथली किया, कुछ भी नहीं किया, उसको ही क्लियर नहीं है, तो फिर GSTR 9 उसको भारी जाएगा समझने के लिए। अब जब मैं आईटीसी शुरू किया, मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया। 1 घंटा मैंने इसके ऊपर क्यों लगा दिया कि आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम कैसे चलता है, तो आईटीसी के प्रोविजन समझ में आ जाते हैं, नहीं तो नहीं समझेंगे। तो ये पहले में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो सेक्शन मैंने पढ़ा है आगे जाके, तो उसके पहले मैंने ये ऐड कर दिया, ये जो पेजेस है ये ऐड किए मैंने, वो इसीलिए किए कि सिस्टम पहले समझो। जो सीखने वाला आईटीसी, उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि आईटीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, मंथली क्या चल रहा है, ईयरली क्या होने वाला है, आगे नोटिस किस आधार पे आएगा, डिमांड नोटिस किस आधार पे आएगा, आपने गलत आईटीसी क्लेम किया इसके लिए आएगा, गलत इनवॉइस बनाया उसके लिए आएगा, जो काम बोलेंगे कि इनवॉइस लो, अब इनवॉइस कब बनाना था, टाइम पे नहीं बनाया, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से नहीं बनाया, तो नोटिस आएगा, टाइम पे क्यों नहीं बनाया। लेकिन वो छोटी मोटी बात है, आपने पैसा तो भर दिया लेकिन टाइम पे नहीं भरा, तो छोटा ही अमाउंट निकलेगा। लेकिन ये गलत आईटीसी क्लेम करना या गलत लायबिलिटी दिखाना, इसके लिए बहुत भारी, मतलब वो आप फ्रॉड कर रहे हो, इस केस में चला जा सकता है। हो सकता है कि वो आपने कुछ फ्रॉड किया, ऐसा लग सकता है, यहाँ तक जाएगा। आपने इनवॉइस लेट बनाया तो छोटी गलती, बनाया ना, पूरा टैक्स दिया ना, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसी केस को इग्नोर करे, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, वो बिजनेस ही ठक के कर रहे हैं, उनसे बिजनेस ही नहीं हो रहा है, परेशान है वो लोग। बिजनेस करना, बिजनेस कभी स्ट्रीमलाइन नहीं होता, बिजनेस कभी स्ट्रीमलाइन नहीं होता। आप कुछ काम कर रहे हो, बारिश आ गई, काम रोक दो, कभी वर्कर नहीं है, चलेगा, काम रोक दो। नौकरी में क्या होता है कि नौकरी वाला आदमी, उसको भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन आपको कुछ छुट्टी चाहिए, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होगा आदमी, जैसे वो होश में आ जाएगा, पूछेगा अरे क्या बिजनेस का, फोन करो इसको बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, उसको पूछेगा, मतलब बीमार है, परेशान है, फिर भी वो बिजनेस भूल नहीं सकता। लेकिन नौकरी वाला आदमी, नौकरी से चलने वाले, जाने दो अभी, ये तो फायदा है ना। तो बिजनेस में बहुत सारी परेशानियां होती है, तो इसके लिए 2 महीने का इनवॉइस लेट हो गया तो भर तो दिया ना, मतलब उसका जो थिंकिंग है वो बेईमानी नहीं है, उसमें कुछ कारणवश लेट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट है, लेकिन वो बेईमानी नहीं है। लेकिन जब वो टैक्स ही गलत दिखा रहा है, गलत आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो वहां पे कुछ बेईमानी की बू आती है, जानबूझ के टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग सेक्शन है, एक सेक्शन 73 है, एक 74 है। तो 73 में नॉर्मली गलती हो गई तो 73 के हिसाब से डिमांड आएगा, और अगर कुछ फ्रॉड लग रहा है तो 74 फ्रॉड आएगा, तो ज़्यादा पेनल्टी है, ज़्यादा फिर फाइन है बस। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो सेक्शन है, जो प्रावधान है, जो रूल है, उसी में सब कुछ बैठ के कर रहे हैं और वैसे ही दिखा रहे, वैसे ही वहां पे रिपोर्ट कर रहे, तो GSTR 9 में कुछ नहीं होगा, सब कुछ आसान होगा। जैसे 2A और 2B है, टैक्सेबल पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड बिलो, GSTR 1 जो भरते हैं उसमें आ जाता है। बाकी नॉन रेसिडेंट के लिए GSTR 5 होता है, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए GSTR 6 होता है, जो टीडीए डिडक्ट करते हैं उनके लिए GSTR 7 होता है, लेकिन वो उसका वैल्यू 2B में नहीं आता है, वो 2A में ही देखेगा, आपको उसको लेना पड़ेगा। IGST ऑन इम्पोर्ट, जब इम्पोर्ट किया गुड्स का, पहले ये भी नहीं आता था, लेकिन अभी वो उनके सर्वर से इनका सर्वर कनेक्ट है, कस्टम सर्वर, तो वो भी दिख जाता है 2B में, कितना आपने इम्पोर्ट गुड्स किया।
और जो आपने आरसीएम में पे किया हो अनमैच आईटीसी नॉट टू बी रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस, जो आपने जीएसटी पेड किया है अंडर आरसीएम, वो तो देखेगा नहीं 2B में, वो तो आपको ही पता है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लिया हो तो कोई रिपोर्ट नहीं होगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से लिया हो तो रिपोर्ट होगा, तो 2B में दिखेगा। अगर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर है तो दिखेगा, लेकिन कोई लीगल सर्विस ली तो लीगल सर्विस वाला जो पर्सन है वो रजिस्टर नहीं है, तो आपको ही पता है आपकी लायबिलिटी कितनी, आप जीएसटी में भरते हो तो वो 2B में आप नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको उसका क्लेम एज पर लॉ बनता है। और जो 5% का आपने इलीगल आईटीसी लिया वो भी कहीं पे दिखता नहीं है, वो तो आपको ही पता है कितना आपका बनता है। जो इनपुट की हम लेते हैं वो कैपिटल गुड्स का लेते हैं, गुड्स विच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स, और बाकी जो गुड्स है जो कैपिटलाइज नहीं होते वो इनपुट्स है, और बाकी इनपुट सर्विसेज है। ये 3 तरह के इनवर्ट सप्लाई हम लेते हैं। तो कोई भी बिजनेस इन 3 तरह के सप्लाई लेता है, कैपिटल गुड्स का सप्लाई लेता है, इनपुट का सप्लाई लेता है, इनपुट सर्विसेज का सप्लाई लेता है, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। तो कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, इनपुट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है। उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे, अब ये मैं अगले क्लास में लूँगा, ये डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद जो उसके सेक्शंस है, रूल है 16 से 21, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर 5 में 6 सेक्शन है, उसके रूल्स 36 से 45 तक उसके रूल है। बस तो हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस तरीके से सिस्टम चलता है वो मैंने बता दिया। तो रुको अभी यहाँ पे।